आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विलयन, निलंबन तथा कोलाइड के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास के अधिकतम पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। इन मिश्रणों के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि घटकों को मिश्रण से पृथक करने की क्या आवश्यकता है? पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रियाओं जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर इत्यादि द्वारा पृथक किया जा सकता है। परंतु क्या सभी मिश्रणों को हम भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथक कर सकते हैं? उदाहरणतः, क्या हम स्याही को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके घटकों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। स्याही जैसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। आइए अब हम इनमें से कुछ तकनीकों का अध्ययन करें। सबसे पहले हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करें। आधा बीकर जल लें। अब बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें और वॉच ग्लास पर कुछ बूंद स्याही डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण, इवेपोरेशन हो रहा है। हम वाष्पीकरण होने तक बीकर को गर्म करना जारी रखेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे। क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? जी हां, हम देख सकते हैं कि वॉच ग्लास पर नीले रंग का घटक डाई अवशेष के रूप में नजर आता है। तो आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ है? बिल्कुल ठीक, वॉच ग्लास पर से जल का वाष्पीकरण हुआ है। इसलिए अब हम इस क्रियाकल्प द्वारा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्याही जल और रंग के घटकों से बना एक मिश्रण है, जिसमें जल एक विलायक, सॉल्वेंट, और रंग एक विलेय पदार्थ, सॉल्यूट है। और हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन द्वारा विलायक, सॉल्वेंट से विलेय, सॉल्यूट को स्याही जैसे मिश्रणों में से पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम पृथक्करण की दूसरी तकनीक, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूज के बारे में जानें। एक पात्र में थोड़ा संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब इसे एक छन्नी द्वारा छानकर क्रीम को दूध से पृथक करने का प्रयास करें। क्या आप इसमें सफल रहे? नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल दूध में मौजूद क्रीम के कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पात्र से बाहर निकल आते हैं। फिर हम क्रीम युक्त दूध जैसे मिश्रणों को कैसे पृथक कर सकते हैं? आइए अब हम इस क्रीम युक्त दूध को एक परख नली में लें। अब एक अपकेंद्रीय यंत्र, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। आप क्या देखते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र को तेजी से घुमाए जाने पर दूध के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और क्रीम के हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। क्रीम युक्त दूध जैसे मिश्रण, जैसे रक्त, अपशिष्ट जल इत्यादि, जिनमें मौजूद घटकों के कण बहुत छोटे होने के कारण छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। इस सिद्धांत अपकेंद्रण द्वारा
पृथक किए जा सकते हैं। आइए अब हम अघुलनशील द्रव्यों, इनसॉल्युबल लिक्विड्स के मिश्रण के पृथक्करण की तकनीक के बारे में जानें। इस क्रियाकल्प में हम एक पृथक्करण कीप में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे। अब हम कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं? जी हां, कुछ देर बाद जल तथा तेल की पृथक पृथक परतें तैयार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जल और मिट्टी का तेल अघुलनशील द्रव्य, इनसॉल्युबल लिक्विड्स हैं। मिट्टी का तेल जल से हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उठकर पृथक परत बना लेता है और जल भारी होने के कारण नीचे की परत में रह जाता है। अब हम पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को सावधानी पूर्वक खोलकर नीचे वाली जल की परत को एक बीकर में निकाल सकते हैं। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। इस तरह हम देख सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसलिए पृथक्करण कीप की सहायता से अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण जैसे जल और तेल, पिघला हुआ लोहा और स्लैग यानी कि धातुमल इत्यादि को पृथक किया जा सकता है। आइए अब हम अगली तकनीक ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के बारे में जानें। एक चीनी मिट्टी की प्याली में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लें। अब इस प्याली को एक कीप को उल्टा रखकर ढकें और कीप की नली के खुले सिरे को रुई से बंद कर दें। अब एक बर्नर का उपयोग कर चीनी मिट्टी की प्याली को धीरे धीरे गर्म करें। आप क्या देखते हैं? जैसे जैसे प्याली गर्म होती है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प प्याली की ऊपर की ओर उठने लगती है और कुछ देर बाद कीप की ठंडी सतह पर वो वाष्प ठोसीकृत होने लगती है। चीनी मिट्टी की प्याली को तब तक गर्म करते रहें जब तक उसमें से वाष्प उठना बंद नहीं हो जाता। अब बर्नर को बंद कर दें और कीप में ठोसीकृत हुई अमोनियम क्लोराइड को एक प्याली में खरोंचकर निकाल लें। इस तरह हमने नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला अव्यय है, जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अव्यय जैसे कपूर, नैफ्थलीन, एंथ्रोसीन इत्यादि को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। अगली पृथक्करण तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। छानक पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। अब उस रेखा के बीच में एक स्केच पेन की सहायता से जल में घुलनशील स्याही की एक बूंद रखें। इस बूंद को सूखने दें। अब एक जार में थोड़ा जल लें और उसमें इस छानक पत्र को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। अब इसे शांत छोड़ दें। आप क्या देखते हैं? छानक पत्र पर पृथक पृथक रंग नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे जल
छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक, जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। उदाहरणतः प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इत्यादि। अगली पृथक्करण तकनीक है आसवन विधि, डिस्टिलेशन। आइए इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करें। एक आसवन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और जल का मिश्रण लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। अब उपकरण को इस तरह से व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। जैसे जैसे मिश्रण गर्म होता है, आप क्या अवलोकित करते हैं? लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन की वाष्प आसवन फ्लास्क में ऊपर उठती नजर आती है। ये एसीटोन की वाष्प जल संघनक से गुजरने पर संघनित होकर पुनः द्रव्य अवस्था में बीकर में जमा होना शुरू हो जाती है। इस तरह हम एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन विधि, डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों संभव हो पाया? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एसीटोन और जल का मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो विघटित हुए बिना उबाला जा सकता है और उसके घटकों एसीटोन तथा जल के क्वथनांकों 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंतराल हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा तो हम केवल द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम वायु के उदाहरण द्वारा इसके बारे में जानें। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। मान लीजिए हमें वायु से ऑक्सीजन गैस को पृथक करना है। ऐसा करने के लिए पहले हम उपकरणों को इस तरह व्यवस्थित करें। हमें वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। अब अंत में आखिरी पृथक्करण तकनीक है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। अब संतृप्त विलयन प्राप्त करने के जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी की प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे
कि इस प्रक्रिया को हम कौन से मिश्रणों को पृथक करने में प्रयोग कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री जल से नमक प्राप्त करते समय उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वो विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। और क्या आप जानते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्नलिखित कारणों से उत्तम होती है। 1. कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। 2. छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार हमने सीखी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन करेंगे।